हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी एकदम अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि जो ये क्लासेस चल रही हैं, ये मैंने मेन रूप से चलाई हैं आप लोगों के लिए जो सुपर टेट या यूपी टेट या ऐसे टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हों। और इसमें हम लोग क्या कवर कर रहे हैं? इसमें हम लोग जो कवर कर रहे हैं, वो आपका जो एससीईआरटी की बुक है, उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। आज की क्लास जो है, ये क्लास 5th का जो है 8वां पार्ट होने वाला है, ठीक है? अब फिर आप लोगों के कमेंट आते हैं कि सर वैकेंसी आनी ही नहीं है, वैकेंसी आएगी नहीं, तो पढ़ के क्या करें? भाई पढ़ के इतनी सारी चीज़ें की जा सकती हैं, जैसे अगर आपने तैयारी कर ली है, तो आगे किसी भी परीक्षा में आप बैठ सकते हैं ना? यहाँ पर जो कंटेंट आपको मिल रहे हैं, वो किसी भी परीक्षा में आप बैठेंगे, तो वहाँ पर आपको यहाँ से चीज़ें देखने को मिल जाएँगी, ठीक है? तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, बाकी आप तैयारी करिए, क्योंकि अगर आप एक अभ्यर्थी हैं और आप पढ़ नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं। अब वो अलग बात है, पिछले 6 साल से वैकेंसी देखने को नहीं मिली है, तो हर कोई डिमोटिवेट हो जाता है। लेकिन ऐसी स्थिति में आपको अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। जो डिमोटिवेट हो जाएगा, उसकी दूसरी भी वैकेंसी में जो है चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो इसलिए मेरा मानना ये है कि आपको अच्छे से तैयारी अपनी करनी चाहिए, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, वो कहावत आपने सुनी है ना कि घना कोहरा होता है, लेकिन उसमें जैसे-जैसे आगे बढ़िए रास्ता मिलता जाता है, वही यहाँ पर भी है। आप पढ़ते जाएँगे, आपका टीचिंग वाला रास्ता नहीं तो कोई और रास्ता वहाँ पे ज़रूर खुल जाएगा, ठीक है? लेकिन संभावना ये है कि अगर आप टीचिंग में जाना चाहते हैं, देखिए इसका एक फ़ायदा और आपको मिलेगा कि अगर आपने अच्छे से तैयारी की है, तो आपको अपने घर में नौकरी करने को मिलेगी। घर में का मतलब ये है अच्छे नंबर आएँगे तो घर के बगल का स्कूल मिल जाएगा। नहीं तो क्या होगा कि बहुत दूर-दूर जाना पड़ेगा। अभी आप कहेंगे कि सर नौकरी मिल जाए, कहीं भी जाना पड़ जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। जब मिल जाती है, तो आपको 10 किलोमीटर की दूरी भी ज़्यादा लगने लगती है। क्यों? क्योंकि आपके 2 किलोमीटर पे एक स्कूल है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको तैयारी अच्छे से करनी चाहिए, अभी से करनी चाहिए, ठीक है? तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करेंगे। आज की क्लास में जो आपको पढ़ना है, वो आपको भारत का जो है आज आपको एक परिचय हम कराएँगे। उसका आपको विस्तार बताएँगे कि विश्व में कहाँ-कहाँ विस्तार है, कैसे विस्तार है। भारत के परिप्रेक्ष्य में आपको बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। अगर आपने मैपिंग अभी तक कभी नहीं की है, तो आज आपको और फ़ायदा होने वाला है, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है हमारा विश्व में भारत, ठीक है? तो विश्व में भारत कहाँ पर है, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे। पिछली क्लास अगर आपने देखी है, तो यहाँ पर आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, लेकिन अगर आपने नहीं देखा है, तो फिर भी आगे हम लोग देखते हुए चलते हैं। आपको मैंने बताया था कि आपके 7 महाद्वीप हैं, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया, उसके साथ में यहाँ पर है अंटार्कटिका, सातों महाद्वीप हैं। सबसे बड़ा आप जरा बता दीजिएगा कौन सा और सबसे छोटा कौन सा, कमेंट बॉक्स में एकदम लिखिएगा जरूर। आगे अगर हम बात करें तो मैंने बताया था कि हमारे इंडिया की जो स्थिति है वो यहां पर है, ठीक है भाई? और ये कहां है? ये आपके एशिया का पार्ट होता है। अगर एशिया का पार्ट है तो आपका हमारा जो भारत है वो कहां पर होगा? वो एशिया महाद्वीप में होगा। और बात करें कि एशिया महाद्वीप का ये हिस्सा उत्तर का है, तो ये दक्षिण का हिस्सा होगा। मतलब ये दक्षिणी महाद्वीप में है, दक्षिणी एशिया महाद्वीप में भारत हमारा स्थित है। तो क्या बताएंगे? दक्षिणी भाग में, एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में, या आप कहेंगे दक्षिणी एशिया में हमारा भारत स्थित है। अब यहां पर अगर हम भारत को देखते हैं, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि आपको एकदम क्लियर दिखे, ठीक है? देखिए भारत की स्थिति अगर हम देखें, पिछली क्लास में मैंने डिस्कस किया था सब कुछ अच्छे से, एक बार फिर मैं आपको बताता हूं। हमारा जो भारत है, इसे हम लोग अगर देखेंगे तो ये 3 तरफ से जल से घिरा है। क्या है? 3 तरफ से जल से घिरा है। ये वाला जो हिस्सा आपका है, ये अरब सागर है। इधर जो पूरब में बंगाल की खाड़ी, और आपके दक्षिण में अगर देखेंगे तो हिंद महासागर है। हिंद महासागर की जो गर्त है, जो सबसे ज्यादा गहराई है, कहां पर है, उस गर्त का नाम आपको लिख देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है भाई? और ऊपर से जो है, ये ऊपर एक तरफ से ये किससे गिरा है? स्थल से गिरा है। मतलब 3 तरफ जल से गिरा है और एक तरफ स्थल से गिरा है। अगर ऐसी कोई आकृति होती है, भूखंड होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। मतलब कि 3 तरफ जल से और एक तरफ अगर स्थल से जुड़ा है, तो वो प्रायद्वीप होता है। तो अब आप बता सकते हैं कि हमारा भारत जो है वो प्रायद्वीप है कि नहीं है? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल एक प्रायद्वीप है, ठीक है, ओके है। आगे देखते हैं प्रायद्वीप क्या है? ये 3 तरफ समुद्र से और एक तरफ स्थल से घिरा हुआ भूभाग होता है, जो कि आपने यहां पर देख लिया अच्छे से। आगे हम बात करें कि भारत एक उपमहाद्वीप भी है। तो भारत जो हमारा है
देखिए उपमहाद्वीप क्या होता है, प्रायद्वीप आपने देख लिया, उपमहाद्वीप होता है जो महाद्वीप से छोटा, द्वीप से बड़ा होता है, उसे उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है, लेकिन वो आपके राजनीतिक स्तर से, भौगोलिक स्तर से बाकी सबसे थोड़ा अलग होता है। तो भारत हमारा क्या है, उस हिसाब से अलग है, तो इसे भारतीय उपमहाद्वीप कह दिया गया। लेकिन इसके साथ भारत उपमहाद्वीप में कुछ और भी देश जोड़े गए। टोटल 7 देश हैं भारत उपमहाद्वीप में। कितने देश हैं? 7 देश हैं। कौन कौन से हैं? तो एक आप भारत यहां देख सकते हैं, ठीक है। अब भारत के कुछ पड़ोसी देश भी इसमें शामिल हैं। कौन कौन से हैं चलिए देखते हैं। एक तो यहां पर आपका पाकिस्तान, नल्ला पाकिस्तान, ठीक है, एक पाकिस्तान हो गया। दूसरा जो यहां पर, अब इधर आप अफगानिस्तान को छोड़ देंगे और यहां आप चीन वाला हिस्सा छोड़ देंगे, तो अफगानिस्तान और चीन को आप छोड़ेंगे, बचा क्या? नेपाल बचा, भूटान बचा, बांग्लादेश बचा। अब यहां म्यांमार को भी छोड़ देंगे, ठीक है। तो आपका पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार बचा, यहां आपका श्रीलंका बचा और यहां आपका बचा मालदीव, ठीक है। तो ये आपके पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और खुद भारत, टोटल 7 कंट्रीज आपकी हो गई जो भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल है। तो इनको भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है, ओके है। चलिए हाँ, नोट्स आपको कैसे बनाने हैं ये ध्यान में रखेंगे। जैसे आपने यहां लिखा भारत, ठीक है, पूरी लाइन लिखने की जरूरत आपको नहीं होती है। भारत में 2 चीजें हो गई, क्या क्या? एक आपको मिला कि भारत प्रायद्वीप है, ठीक है, एक आपको मिला उपमहाद्वीप है। तो अब इसे आप क्या करेंगे, ऐसे ही बताया आपको 2 मिल गए, तो इसमें क्या करेंगे, तीन तरफ क्या लिखेंगे, 3 तरफ जल लिख दीजिए और एक तरफ क्या लिख देंगे आप, स्थल लिख देंगे। तो ये आपका शॉर्ट नोट बनाने का तरीका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शॉर्ट नोट बनाने का तरीका। इस तरीके से आप नोट करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा उसको लिखने में भी, और बहुत ज्यादा आपको पन्ने नहीं पलटने पड़ेंगे उसको दोहराने के लिए, ठीक है। आगे बात करते हैं भारत का क्षेत्रफल, ठीक है। अब यहां पर आपको 2-3 चीजें याद करनी पड़ेंगी। पहली चीज है कि भारत का कुल क्षेत्रफल है कितना, तो आप कहेंगे 32,87,263 किलोमीटर। केवल किलोमीटर आप बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, या तो कहेंगे किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, या तो किलोमीटर स्क्वायर, या इसी को पढ़ते हम वर्ग किलोमीटर। तो वो क्षेत्रफल हमेशा वर्ग किलोमीटर, वर्ग मीटर इसी में होता है, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे कि ये किलोमीटर स्क्वायर होना चाहिए या वर्ग किलोमीटर होना चाहिए, तभी क्षेत्रफल होगा। याद रखेंगे इसको, ठीक है। ये प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा भी जा सकता है। आगे अगर हम बात करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान है, कौन सा 7वां, कैसे याद करना है चलिए फटाफट से हम लोग यहां पर देखते हैं, ठीक है। हाँ, यहां देख लेते हैं, बड़ा मैप यहां पर लगा है। अब यहां पर इसको हम 2 भाग में पहले बांट देते हैं। चलिए 2 भाग में हमने ऐसे बांट दिया, इधर वाला हिस्सा और इधर वाला हिस्सा बनेगा आपका, ठीक है। अब आपको कैसे याद करना है, ट्रिक भी आप देखेंगे, लेकिन इससे भी आप मैप से भी समझिए। हमने बताया इधर सबसे बड़ा क्या दिख रहा है आपको, तो कहेंगे सर रूस दिख रहा है, तो पहले नंबर पे आपका हो जाएगा रूस, ठीक है। फिर इस साइड से कूद के इधर आइए, तो दूसरे नंबर पे इधर कौन सबसे बड़ा है, तो कहेंगे सर सबसे बड़ा तो ये पीला वाला दिख रहा है, तो ये है कनाडा। तो पहला हो गया रूस, दूसरा हो गया कनाडा। अब फिर इधर से कूद के इधर जाना है, तो इधर आप देखेंगे तो रूस के बाद ये एक स्थिति है जो आपको सबसे बड़ी दिख रही है, यही है चीन या चाइना, तो ये आपका हो जाएगा तीसरा नंबर। एक बार इधर, फिर इधर आए, फिर इधर गए, फिर इधर आना है, तो यहां पर ये वाला जो हिस्सा है ये है, और इसी का ये भी क्षेत्र है, ठीक है। तो ये दोनों आप देखेंगे तो इधर के सबसे बड़े होंगे, तो ये आपका चौथा नंबर है, इसका नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो पहला रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा चाइना, चौथा संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जैसे यहां पहुंचिए अब इसके नीचे आ जाइए, तो यहां दक्षिण अमेरिका का एक देश है जिसका नाम है ब्राजील। क्या नाम है? ब्राजील नाम है, जहां पर अमेजन नदी क्षेत्र पाया जाता है, अमेजन नदी बेसिन पाया जाता है, और पृथ्वी का फेफड़ा सेल्वास के वन वहां पर है ना, ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूं। तो ब्राजील आपका हो जाएगा 5वां, ठीक है। अब जब यहां आ गए तो अब इधर आ जाइए, ये वाला जो हिस्सा आपका ये 6वां है ऑस्ट्रेलिया, और 7वां नंबर आपका इंडिया का आ ही जाएगा, ठीक है। तो कैसे याद किया, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद भारत। तो आपके 7 देश ऐसे हो गए जो क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको याद होने चाहिए,
ठीक है, तो वही सातों कंट्रीज यहां पर लिखी हुई हैं। अब इनको ट्रिक से कैसे याद करेंगे, तो देखिए रुक चीन अब आ भारत, ये ट्रिक आपने देखा भी होगा, बहुत सारी जगहों पे आपको मिली होगी, यहां पर भी एक बार देखते हैं क्या दिक्कत है। रा से रूस हो गया, ठीक है, का से क्या हो गया, कनाडा हो गया, रूस कनाडा हो गया, चीन से चीन आपका हो गया, आ से हो गया अमेरिका या संयुक्त राज्य अमेरिका जिसे लिखा गया था, ठीक है, अमेरिका हो गया। उसके बाद बा से क्या होगा, ब्राजील, याद करते चलिएगा, ब्राजील। आ से क्या होगा, आ से आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के बाद आप तुरंत आ जाएंगे भारत पे। ओके है, चलिए यहां पर जो सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली चीज है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है, तो 2.24% है। कितना है, 2.24% है पूरे विश्व का, ठीक है। अब यहां पर हम आपसे प्रश्न पूछेंगे कि बताइए यूपी जो है वो भारत के पूरे क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है, यूपी भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है, आपको पढ़ा भी चुके हैं यूपी वाली क्लास में, ठीक है। चलिए ये चीजें याद हो गई आपको। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आगे बात करते हैं हम लोग कि जनसंख्या देख लेते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। कौन सा दूसरा स्थान है, पहले पे कौन है, तो पहले पे चीन है, ठीक है। तो पहले पे चीन, दूसरे पे भारत और तीसरे पे अमेरिका, 3 कंट्रीज आपको याद रखनी है। और अगर हम बात करें जो प्रश्न सबसे ज्यादा पूछेगा आपसे, ये 2011 की जनसंख्या के हिसाब से है, ठीक है, क्योंकि अभी उसके बाद जनसंख्या जो है जनगणना हुई नहीं है, तो 2011 के हिसाब से हम लोग अभी भी पढ़ रहे हैं। यहां पर अगर हम बात करें कि भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो आप बताएंगे 17.5% है। कितना है, 17.5%। सोचिए 2.42% क्षेत्रफल पर पूरे विश्व के कितनी 17.5% जनसंख्या रहती है। सोचिए कितनी घनी आबादी हो गई है हमारे देश की, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं हम लोग, यहां पर कुछ और देख लेते हैं कि भारत का सबसे उत्तरतम सबसे दक्षिणतम बिंदु, ये सारी चीजें हम लोग एक बार देखते हैं, ठीक है। चलिए यहां पर आपका है पूरब, सबसे पूरब वाला, यहां है आपका सबसे पश्चिम, ये आपका है सबसे उत्तर, और यहां आपका है सबसे दक्षिण। लेकिन ये दक्षिणतम बिंदु पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपको 2 दक्षिणतम बिंदु मिलेंगे। कैसे मिलेंगे ये समझिए, आपका जो भारत है, ठीक है भैया, ये मुख्य भूमिका जो है, जब पूछेगा कि मुख्य भूमिका बताइए तो आप यहां वाला बताएंगे, और पूछेगा संपूर्ण भारत का बताइए तो आप यहां बताएंगे। अब आप कहेंगे मुख्य भाग और संपूर्ण भाग क्या हो गया, मुख्य भाग का मतलब है कि जो स्थल भाग एक साथ जुड़ा हुआ है वही मुख्य भूमि में आता है। संपूर्ण में क्या होगा, जो इसके जो छोटे छोटे द्वीप हैं ये भी इसमें काउंट हो जाएंगे, तो संपूर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, पहले हम आपको मुख्य भूमिका बताते हैं। तो सबसे पहले उत्तर का अगर आप देखेंगे तो उत्तर में जो है इंदिरा कॉल पॉइंट है, क्या है, इंदिरा कॉल, ठीक है, नोट करते चलेंगे, इंदिरा कॉल पॉइंट है। ये कहां पर है, तो ये है लद्दाख में, पहले ये जम्मू कश्मीर में था, अब लद्दाख आपका केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, अब वहां पर है, ठीक है। आगे बात करें उत्तर का देखा तो दक्षिण का देख लेते हैं, तो मुख्य भूमि यहां पर आपका है कन्याकुमारी, क्या है, कन्याकुमारी है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे, कन्याकुमारी है। इसे एक और नाम से जानते हैं, केप केमोरिन, केप कोमोरिन या केमोरिन आपको मिलेगा, तो केप कोमोरिन के नाम से भी जानते हैं कन्याकुमारी को, ठीक है। सबसे दक्षिणतम बिंदु हो गया मुख्य भूमि का। पूरब में अगर देखें हम तो यहां पर, हाँ ये आपसे पूछ सकता है कि कन्याकुमारी किस राज्य में है, तो ये तमिलनाडु में है। किसमें है, तमिलनाडु में। आपको इंडिया का मैप पता होना चाहिए, ये तमिलनाडु का हिस्सा है, ठीक है। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, ये क्लास में मैं सारा एकदम आपको याद करवा दूंगा। आगे बात करें पूरब में, यहां पर आपका है 2 नाम मिलते हैं आपको, किबिथु, ठीक है, और वालांगू भी मिलता है, तो मिलेगा तो दोनों में से एक ही। वैसे वालांगू आप हमेशा याद करके चलेंगे, ठीक है। ये किस राज्य में है, तो ये वाला आपका हिस्सा है अरुणाचल प्रदेश का, तो यहीं लिख लीजिएगा वालांगू अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश या एपी आंध्र प्रदेश मत समझिएगा, अरुणाचल प्रदेश। अब पश्चिमी अगर हम देखें तो ये वाला हिस्सा जो आपका है ये गुजरात का है, तो पश्चिमी गुजरात है, क्या है, सर क्रीक, क्या है भाई, सर क्रीक, याद रखेंगे सबसे पश्चिमी। और यहां आपको मिलता है गौहर माला भी मिलता है, तो वही है, एक ही चीज है, सर क्रीक, ठीक है।
याद रखेंगे। कैसे आप करिए तो आप इनको बताइए। देखिए ऐसे एक चतुर्भुज बना लीजिए, ठीक है, एक चतुर्भुज बना लीजिए। चतुर्भुज बना करके जैसे इस तरीके से आपने चतुर्भुज बनाया, अब नक्शा आपको बार बार बनाने की जरूरत नहीं, यहां जो है आपका पश्चिमी, पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी लिख लीजिए। इसको मिलाने वाली एक रेखा भी खींच लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा कि पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई कितनी है। तो फटाफट से हम लोग लिख लेते हैं। ये देख लीजिए, यही हिस्सा यहां पर दिया गया है। कितनी लंबाई है, तो ये वाली जो है पूरब से पश्चिम ये है 2933 किलोमीटर, और ये वाली जो है ये 3214 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए, कभी भी पूछ सकता है। ओके है, डन है। चलिए आगे चलते हैं। गौहर मोती या माता ऐसे कुछ मिलेगा आपको, तो उसके लिए आप परेशान मत होइए। गौहर माता आप याद कर लीजिए, मोती याद कर लीजिए, कुछ भी याद कर लीजिए। अब यहां पर हम बात करते हैं कि भारत, संपूर्ण भारत का अगर आपसे पूछे दक्षिणतम बिंदु, उत्तर, पूरब, पश्चिम, ये वही रहेगा। दक्षिणतम बदलता है क्योंकि ये मुख्य भूमिका था, लेकिन अगर संपूर्ण भारत का पूछा जाएगा तो अंडमान निकोबार में सबसे नीचे जो ग्रेट निकोबार है, कौन सा? ग्रेट निकोबार में एक पॉइंट है, उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। कौन सा पॉइंट है? इंदिरा पॉइंट, ठीक है, याद करेंगे इंदिरा पॉइंट। इसका एक और नाम है पिगमिलियन पॉइंट। क्या है? पिगमिलियन पॉइंट। ये भी आपको क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए, ठीक है। पिगमिलियन पॉइंट, आपको दोनों नाम इंदिरा पॉइंट और पिगमिलियन पॉइंट याद होना चाहिए। ये कहां पर है? ग्रेट निकोबार में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके है, इतनी चीजें क्लियर है। आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, ठीक है। अब अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार जिनको मैप पता है, जिन्होंने पिछली क्लास ली है, उनको भी पता चल जाएगा, लेकिन आज की क्लास में जिनको ये चीजें नहीं पता उनको भी एकदम क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहला पॉइंट अगर हम देखेंगे, भारत उत्तरी गोलार्ध व पूर्वी देशांतर में स्थित है। अब आप कहेंगे ये क्या हो गया, गोलार्ध देशांतर? तो एक बार समझते हैं जिसमें आपको सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। इस मैप को आप देखिए, इस मैप को आप देखेंगे तो आपके समझ में आएगा। सबसे पहले आप ये समझिए कि जो हमारा विश्व है या हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पर कुछ रेखाएं खींची गई हैं। कुछ ऐसे पड़ी रेखाएं हैं, ठीक है, और कुछ खड़ी रेखाएं हैं। तो आप कहेंगे रेखाएं किसने खींचा? कौन गोला प्रकार और पेंसिल स्केल लेके घूम रहा था उस पर रेखा खींचने के लिए? कितनी बड़ी पेंसिल लगी होगी रेखा खींचने में, है ना? तो ऐसा नहीं है। ये जो रेखाएं हैं ये काल्पनिक रेखाएं हैं, ये खींची नहीं गई हैं, मान ली गई हैं कि ये रेखाएं वहां पर हैं। इन रेखाओं का जाल जो बिछा है, उन्हीं से हम किसी भी स्थान की स्थिति, समय, दाब, तापमान हम निकालते हैं। तो यहां पर जो पड़ी रेखाएं हैं, ठीक है, कैसी हैं? पड़ी हैं, लैटिट्यूड रेखाएं हैं, उनको हम बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। कौन सी? अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। और जो खड़ी रेखाएं होती हैं उन्हें हम बोलते हैं देशांतर रेखाएं, लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं, ठीक है। जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो पृथ्वी का जो ये आपको परिधि दिखेगा, इस परिधि को परिधि से मिलाती हैं ऐसे सीधे सीधे, ठीक है। जब मिलाएंगी तो इनके बीच की दूरी हमेशा हर जगह पे बराबर होती है, ठीक है। और अगर हम बात करें देशांतर की, तो देशांतर रेखाएं ध्रुव को ध्रुव से मिलाती हैं, ऐसे सारी रेखाएं जाकर के ऐसे ध्रुव पे मिलती हैं, ठीक है। अक्षांश रेखाओं का क्या काम है? वो ताप और दाब बताती हैं, ठीक। देशांतर रेखाएं समय बताती हैं। लेकिन अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो ये किसी एक स्थान का जो है उसकी लोकेशन भी बताती हैं। जैसे ये जहां पर काटेंगी ये एक लोकेशन बनेगा, अक्षांश और देशांतर का लोकेशन जहां पर काटा। अब इसकी स्थिति बताएंगे तो यहां जो भी शहर पड़ेगा उसको एकदम तुरंत पता चल जाएगा कि यहीं पर है, ठीक है। मापते किसमें है? तो इनको हम लिखते हैं अंश और मिनट में। जैसे 10 अंश 5 मिनट, ठीक है। ये मिनट जो होता है ये समय वाला मिनट नहीं है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब यहां पर हमको ध्यान देना है कि भारत किस जो है गोलार्ध में है। अब चलिए यहां पर हम गोलार्ध समझते हैं, देशांतर आपने देख लिया, ठीक है। ये एक देशांतर है, ये देखिए ये अक्षांश रेखा जो एकदम बीचों बीच पृथ्वी के खींची गई है, इसे हम कहते हैं शून्य अंश अक्षांश, ठीक है, या इसे कहते हैं भूमध्य। भूमध्य, भू मतलब पृथ्वी के एकदम बीचों बीच, या इसे कहते हैं विषुवत, ठीक है।
तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि यही जो है शून्य अंश अक्षांश, इसी से निर्धारित होता है गोलार्ध। आधे पे एकदम खींची गई है, तो इसने इस गोले को दो भाग में बांट दिया। दो भाग में बांटा तो एक ऊपर उत्तर बचा, एक नीचे दक्षिण बचा। जो ऊपर है वो उत्तरी गोलार्ध है। क्या है? उत्तरी गोलार्ध या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। एन इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एन मतलब नॉर्थ। और ये आपका है दक्षिणी गोलार्ध, मतलब सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध। ध्यान रखिएगा इसको। तो जब ये अक्षांश भूमध्य वाला है, इसके ऊपर अगर कोई देश है तो वो उत्तरी गोलार्ध में, नीचे है तो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अब यहां आप भारत देखिए, हमारा अपना जो भारत है वो यहीं पर है। ठीक है, अब आप बताइए ये इस लाइन के ऊपर है कि नीचे? तो आप कहेंगे सर ऊपर है। अगर ऊपर है तो ये किस गोलार्ध में हुआ, उत्तरी की दक्षिणी? तो आप कहेंगे उत्तरी गोलार्ध में। इसका मतलब अगर भारत की स्थिति आपको अक्षांशीय विस्तार दिया जाएगा, हमेशा वो उत्तरी गोलार्ध में ही होगा। चाहे इसका नीचे वाला चाहे ऊपर वाला विस्तार बताए, वो कैसे होगा? हमेशा उत्तरी होगा। और उत्तरी को हमेशा नॉर्थ ही लिखा जाएगा, एन लिखा जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें ये आपका जो शून्य अंश देशांतर है, ठीक है, शून्य अंश देशांतर, अगर इसको हम देखें तो ये भी इस पृथ्वी को दो भागों में बांट रहा है। ये उत्तरी गोलार्ध में, ये दक्षिणी गोलार्ध में बांटा किसने? ये भूमध्य रेखा ने। लेकिन अगर हम शून्य अंश देशांतर की बात करें तो ये दो भाग में बांट रहा है। ये पूर्वी गोलार्ध या आप कहेंगे पूर्वी देशांतर, चाहे गोलार्ध कहे पूर्वी चाहे देशांतर कहे। तो आप बताइए भाई, ये जो आपकी भूमध्य रेखा है, ये इसको पूरब पश्चिम में तो बांट नहीं रही है, ये उत्तर दक्षिण में बांट रही है। तो अगर उत्तरी गोलार्ध आपसे कहेगा तो तुरंत आप समझ जाइएगा कि एन वाला पूछ रहा है और ये देशांत अक्षांश रेखा की बात हो रही है। ये पूर्वी या पश्चिमी गोलार्ध कहेगा तो आप तुरंत कहेंगे कि ये तो देशांतर की बात हो रही है, क्योंकि उसने पूरब पश्चिम में बांटा हुआ है। तो ये पूर्वी देशांतर या पूर्वी गोलार्ध और ये पश्चिमी देशांतर या पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब बताइए भाई, भारत जो है वो पूर्वी गोलार्ध या पश्चिमी, आप बताएंगे। तो आप कहेंगे कि सर पूर्वी गोलार्ध। हम पूछे पूर्वी देशांतर या पश्चिमी, कहेंगे पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध कह सकते हैं या आप कहेंगे उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर। ओके है, क्लियर है ना इतनी चीजें? चलिए अब समझते हैं। तो ये चीज मुझे लग रहा है अब तो समझ में आई गई, उत्तरी गोलार्ध और देशांतर। ठीक है, अब भारत का मुख्य भाग का अक्षांशीय विस्तार। अब यहां पर समझिए थोड़ी सी और चीजें। ठीक है, ये आपका शून्य अंश अक्षांश है, भूमध्य रेखा है। ठीक, इसके ऊपर भारत है, तो ऊपर जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 मिलेगा। तो यहां भारत और इसके बीच की जो दूरी है लगभग आपको 6 से 8 देशांतर के बीच में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो शुरू होगा जो इसका विस्तार भारत का अक्षांश के, वो 8 के आसपास में शुरू होगा और खत्म होगा तो आप समझ के चलिए कि ऊपर जाएगा। 8 से शुरू हुआ तो ऊपर कुछ जाएगा, लगभग 35-37 तक जाएगा। इतना तो अंदाजा आप लगाइएगा। देशांतर की बात करें तो ये इधर पूरब में जब जाएगा तो लंबा है। ठीक है, कुछ दूरी है, मतलब 67-68 के आसपास में जाएगा। यहां से यहां तक भारत है तो यहां भी कुछ दूरी बनेगी। ठीक है, ओके है। चलिए आगे अब देखते हैं, अब आप समझ जाएंगे फट से। अब देखिए मुख्य भाग का अक्षांशीय विस्तार, मुख्य भाग की फिर बात आ गई। ठीक है, तो मुख्य भाग में केवल हम भारत को यहीं तक लेंगे। ठीक है, भारत यहां से यहां, ये पूरा मुख्य विस्तार ये वाला हिस्सा इसका होगा। ठीक है ना, ओके है। इसमें मुख्य भाग में क्या करते हैं हम, यहां जो इसके द्वीप समूह है उनको छोड़ देते हैं, अंडमान निकोबार, और यहां लक्षद्वीप को छोड़ देते हैं। ठीक है भाई, चलिए ध्यान से समझिएगा यहां पर। ठीक है, अब समझ के चलते हैं कि जो नीचे वाला हिस्सा है ये वाला और ये वाला, ये दोनों आपके अक्षांश होंगे। क्षैतिज रेखाएं हैं तो अक्षांश होंगी। तो यहां कहीं शून्य अंश अक्षांश है, तो इसके ऊपर जाएंगे तो यहां मिलता है भारत 8 अंश 4 मिनट। क्या है? 8 अंश 4 मिनट। अब हम कहें जरा बताओ, एन लिख दें कि एस लिख दें, उत्तर लिखें कि दक्षिण? तो आप कहेंगे ना सर दक्षिण आप लिख ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि भारत का विस्तार तो दक्षिणी गोलार्ध में है ही नहीं, इसका पूरा विस्तार उत्तरी गोलार्ध में है। तो हम क्या लिखेंगे? उत्तर लिखेंगे, मतलब नॉर्थ, मतलब एन लिखेंगे। तो 8 अंश 4 मिनट एन हो गया,
और ऊपर और जाएंगे तो यहां 37 अंश, हमने बताया था ना सबसे उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु, वही बिंदु है ये। तो ये 37 अंश 6 मिनट उत्तरी हो गया, ठीक है। तो यहां से यहां विस्तार हो गया ये वाला, ठीक है, ओके है। अब देखिए भारत का कुल अक्षांशीय विस्तार जब कुल पूछेगा तो आप यहां भी जोड़ लेंगे। जैसे यहां पे हमने क्या देखा था, इंदिरा पॉइंट किसमें था, वो ग्रेट निकोबार में था। तो अब अगर ये 8 अंश 4 मिनट था तो यहां जो आपका इंदिरा पॉइंट होगा इसके बीच का अंतर केवल 2 देशांतर है, माफ कीजिएगा देशांतर नहीं अक्षांश, 2 अंश अक्षांश है केवल। अगर 2 अंश अक्षांश है तो बताइए भाई अब ये वाला कितना हो जाएगा, अगर ये 8 अंश 4 मिनट था, ये वाला आप कहेंगे 6 अंश 4 मिनट हो जाएगा। तो देखिए यहां नीचे वाला ही तो बदला, ऊपर तो सेम रहेगा, तो नीचे वाला 6 अंश 4 मिनट। अब कहेंगे सर ये 8 था तो ये 6 कैसे हो गया, तो 6 इसलिए हो गया क्योंकि नीचे आपकी शून्य अंश है, नीचे से ऊपर बढ़ते हुए आप गए थे 8, तो जब फिर इससे नीचे आएंगे तो ये घटेगा कि बढ़ेगा, तो 2 घट जाएगा, तो 6 अंश 4 मिनट हो गया। ऊपर वाला वही 37 अंश 6 मिनट ही रहेगा। ये आपका हो गया अक्षांशीय विस्तार। अगर देशांतरीय विस्तार की बात हम करते हैं भाई, देशांतरीय विस्तार की बात करें तो ये वाला और ये वाला देशांतर, यहां कहीं शून्य अंश देशांतर होगा। यहां से यहां तक कितना चलेंगे हम, ये चलेंगे 68 अंश 7 मिनट। कितना चलेंगे, 68 अंश 7 मिनट यहां से यहां तक जाएंगे, तब हमारा भारत शुरू होगा। तो यहां भारत का पहले तो ये वाला हिस्सा जो गुजरात वाला था आपका सर्क्रीक, 68 अंश 7 मिनट देशांतर, पूर्वी या पश्चिमी, तो आप कहेंगे जब पूर्वी देशांतर में ही है तो पूर्वी लिखेंगे, तो ई लिख दिया, ईस्ट मतलब पूर्वी। अब यहां पर आएंगे तो 97 अंश 25 मिनट, कितना 97-25 यहां पर होगा जो आपका वालांगू था, ठीक है। तो 97-25 यहां पर हो गया आपका। तो भाई इसका विस्तार अगर देशांतरीय पूछे तो 68 अंश 7 मिनट, ऐसे तमाम रेखाएं होंगी ना, इसी में तमाम रेखाएं खींची हैं और कहां तक गई, 97-25, 97 अंश 25 मिनट तक गई, ओके है। यहां देखिए मैं बार बार मिनट बता रहा हूं तो आप ये समझिए कि एक अंश जो होता है ये 60 मिनट के बराबर होता है। एक अंश में कितने मिनट हो जाएंगे, 60 मिनट। मतलब कि अगर एक यहां एक रेखा है और एक रेखा यहां है, मान लीजिए ये एक अंश है, ये 2 अंश है, कितना, एक अंश और 2 अंश है, तो इसके बीच में ऐसी 60 रेखाएं होंगी, पतली 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 पतली, जो मिनट के रूप में होंगी। किसमें होंगी, मिनट के रूप में होंगी। कितनी रेखाएं, 60 रेखाएं इनके बीच में होंगी, यही आपको ध्यान में रखना है। अब ये 1 मिनट तो आपका समय वाला होगा, जो 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट या 60 मिनट का 1 घंटा बनता है, और एक ये मिनट है जो 6 मिनट रेखाएं जो है 6 मिनट मिला 60 मिनट मिलाएंगे तो एक देशांतर बनेगा आपका। ये आपको ध्यान में रखना है, आगे आपको काम देने वाला है। तो ये आपने विस्तार देख लिया, इसको समझ भी लिया, देखना ही नहीं समझना भी था, तो समझ लिया आपने। अब आगे चलते हैं, ये आप समझ चुके हैं। हाँ, यहां पर चलिए मैं एक चीज और आपको बताता हूं। आपको 3 अक्षांश रेखाएं हमेशा पूछता है तो उसको याद रख लीजिएगा। कौन कौन सी, एक तो भूमध्य मैंने आपको बताया, इसी से 23.5 अंश नीचे आइए और 23.5 अंश ऊपर जाइए, ठीक है। तो जो ऊपर वाली रेखा होती है 23.5 अंश जो होती है अक्षांश रेखा, इसी को कहते हैं कर्क, और जो 23.5 अंश दक्षिणी होती है इसे हम कहते हैं मकर रेखा। इसको याद करके चलेंगे आप, ठीक है। यहां एक चीज और आप समझ लीजिए कि जो हमारा भारत है ना, इससे केवल एक ही रेखा जाती है, ठीक है। कौन सी रेखा जाती है भाई देखिए ये आपकी कर्क रेखा खींची है, ठीक है। तो आप भारत में देखेंगे तो केवल एक रेखा इन तीनों में गई है, इन तीनों में केवल एक रेखा है, कौन सी, कर्क रेखा है, जो हमारे भारत से होकर के गुजरती है। केवल एक ही रेखा है। यहां अगर आप सब में देखिए तो केवल एक आपको ऐसा महाद्वीप मिलेगा जहां से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। कौन सा महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है। कौन सा भाई, अफ्रीका महाद्वीप है, जहां से भूमध्य, मकर और कर्क तीनों रेखाएं गुजरती हैं। हमारे भारत से केवल एक रेखा गुजरती है, ध्यान रखेंगे। एशिया भले इतना बड़ा है, ठीक है, लेकिन यहां से भी केवल 2 ही रेखाएं गुजरती हैं, तीसरी नहीं गुजरती है, याद रखेंगे। चलिए अब अगर कर्क रेखा गुजरती है हमारे भारत से तो देख लेते हैं कहां कहां से होकर के गुजरती है भाई, ये भी तो जरूरी है। तो कहां कहां से होकर के गुजरती है, 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। आपको पता है मित्र पर गमछा झार, क्या है मित्र पर गमछा झार, मिजोरम, त्रिपुरा,
पा से आपका क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, झार से झारखंड। 8 राज्य आपके हो गए। ये तो एकदम आसान ट्रिक है जो आप सभी को पता होगा। लेकिन अगर आपसे प्रश्न ये पूछ ले कि भाई जो 8 हैं, अब बताइए पूरब से या पश्चिम से पूरब की तरफ क्रम में व्यवस्थित करिए, तो क्या करेंगे आप? हो गया काम, सारी ट्रिक धरी की धरी रह गई। क्यों? क्योंकि इन्हीं 8 राज्य में से तो ये देगा कि इसी में से, चलिए दे दिया कि पश्चिम से पूरब की तरफ क्रम बनाइए। अब एक ऑप्शन में देगा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, ऐसे दे देगा क्रम, सुधारिए उसको। तो यहां फंस जाएंगे आप। इसीलिए मैप ज्यादा जरूरी होता है। कैसे, चलिए समझते हैं। हम कहां से, पश्चिम से शुरू करते हैं। जो कर्क रेखा हमारे भारत में प्रवेश करती है, तो ये वाला हिस्सा कौन सा है? गुजरात का है। क्लियर है बाबू? ठीक है, ये वाला जो है गुजरात का है। ठीक है, तो गुजरात से प्रवेश करती है और राजस्थान में थोड़ा सा ही हिस्सा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, पहले गुजरात, उसके बाद राजस्थान। ठीक है, उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो मध्य प्रदेश के बीचों बीच से लगभग होकर के जाती है, और आगे बढ़ेंगे तो ये आपको यहां पर आपको मिलेगा छत्तीसगढ़। क्या मिलेगा? छत्तीसगढ़ मिलेगा। ओके है, ये बहुत ही जरूरी है। आपको मैं एक तरीका बता देता हूं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक में थे, अलग हुए थे, तो याद रखेंगे कि कर्क रेखा जब जाती है पहले मध्य प्रदेश से, फिर उससे जो अलग हुआ गुजरात, छत्तीसगढ़, दोनों से होकर के जाएगी। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे, आगे तो ऐसा मत करिएगा कि बिहार दिखा दें, नहीं भाई। जब बिहार अलग नहीं हुआ था 2000 में, तब ये पूरा बिहार था, तब कर्क रेखा बिहार से होकर के जाती थी। अब तो अलग हो गया ना, अब ये वाला हिस्सा झारखंड हो गया। तो अब बिहार का निचला हिस्सा झारखंड हो गया, तो अब वहीं से जाती है रेखा, तो ये झारखंड हो गया। और ये पश्चिम बंगाल जो ये पूरा ऐसे बांग्लादेश को घेरे हुए है यहां तक। ठीक है, तो ये पश्चिम बंगाल से तो होकर के जाना ही जाना था। उसके बाद यहां आएंगे तो ये है आपका त्रिपुरा और ये है मिजोरम। ठीक है, एक तो ये क्या है आपका, त्रिपुरा और मिजोरम। अब आपने क्रम बैठा लिया, गुजरात, चलिए ध्यान से, गुजरात, उसके बाद राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, उससे अलग हुआ छत्तीसगढ़, फिर बिहार से तो जाती थी निचले वाले हिस्से से, लेकिन अब वो झारखंड हो गया, तो झारखंड। फिर उसके आगे बढ़े आप तो पश्चिम बंगाल ने पूरा ऐसे घेर रखा है, तो पश्चिम बंगाल कितने हो गए? 6, बचे 2। कौन से? एक त्रिपुरा और एक मिजोरम। जैसे आपने यहां पर मित्र पढ़ा था ना, तो ये मिजोरम और त्रिपुरा ये इस साइड से है, इधर पहले मिजोरम फिर त्रिपुरा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके है, चलिए 8 राज्य आपको पता चल गए। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारत की मानक समय रेखा। तो भारत की मानक समय रेखा, अब आप कहेंगे सर मानक समय रेखा क्या होती है, कैसे हम इसको डिसाइड करते हैं? तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो भी समय रेखा होती है वो कैसे, समय का निर्धारण होता कैसे है। ठीक है, तो समय के निर्धारण को हम सबसे पहले समझते हैं, फिर भारत में समझ लेंगे फटाक से। देखिए एकदम इत्मीनान से समझिएगा कि जो समय का निर्धारण होता है वो GMT, ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच माध्य समय के आधार पर किया जाता है। अब आप कहेंगे ये क्या है, ये कौन सी चीज आ गई? तो चलिए हम लोग समझते हैं ना क्या है, देख लेते हैं, आज के बाद आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। हमने बताया था कि खड़ी रेखाएं जो हैं उन्हें हम देशांतर कहते हैं और वही समय का निर्धारण करती हैं। ठीक है, इससे अक्षांश का कोई लेना देना नहीं होता है। अब समझिए कि बीचों बीच एक देशांतर रेखा खींची गई जिसे शून्य अंश देशांतर नाम दिया गया, शून्य अंश देशांतर। ठीक है, इसी को जो है क्या कहते हैं, ग्रीनविच मेरिडियन भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। ग्रीनविच, ग्रीनविच क्या है, ग्रीनविच क्यों आ रहा है? तो लंदन में एक शहर है ग्रीनविच, जहां से होकर के ये रेखा जाती है, इसीलिए इसका नाम ग्रीनविच रेखा रख दिया गया। और इससे जो समय बनता है वो GMT, ग्रीनविच मीन टाइम बनता है। पूरे विश्व में ये समय बदलता नहीं है, यही समय हमेशा रहेगा, यहीं से समय का निर्धारण होता है हर देश का। ठीक भाई, अब आप कहेंगे कि यहां एक समय सारे देशों में लागू होगा, नहीं, सारे देशों में लागू नहीं होता है। अब देखिए बात ये हो गई कि मान लीजिए अब यहां से यहां भारत हमारा तो यहां पर है, क्या वही समय यहां भी होगा? अगर यहां 5 बज रहा है, क्या यहां भी 5 बजेगा? यहां 12 बज रहा है तो यहां भी 12 बजेगा? तो ऐसी बात नहीं है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, ये देशांतर तो ऐसे आगे जाती जाएगी ना,
हर देश से होकर के देशांतर रेखाएं गुजरेंगी, हमारे भारत से होकर के भी देशांतर रेखाएं गुजरेंगी। तो भैया समय कैसे पता चलेगा? तो यहां से हमारे देश से जो देशांतर रेखा गुजरेगी उसी के हिसाब से हम समय निर्धारित कर लेंगे। क्या कर लेंगे? समय निर्धारित। तो देशांतर से समय कैसे निर्धारित होता है? तो दो देशांतर के बीच अगर हम यहां से यहां तक जाएंगे तो इसमें जो समय लगता है वो 4 मिनट का समय लगता है। कितना? 4 मिनट। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको पता रहे कि दो देशांतर के मध्य कितना दूरी होती है? 4 मिनट की दूरी हो जाती है, मतलब 4 मिनट समय लगना है। तो एक देशांतर का समय कितना हो जाएगा? 4 मिनट। तो एक देशांतर बराबर 4 मिनट हो जाएगा। तो अब बताइए 1 घंटा अगर समय दिया हो तो कितने देशांतर हो जाएंगे? तो आप कहेंगे सर 15 चौके 60, मतलब कि 15 देशांतर अगर हुआ तो 15 गुणे 4 किया, मतलब 60 मिनट हो गया, मतलब 1 घंटा हो गया। तो अगर 15 देशांतर हम क्रॉस कर जाएं तो 1 घंटा समय आगे चले जाएंगे या पीछे चले जाएंगे? अब आगे पीछे कैसे होंगे ये भी तो बता दीजिए। यहां भी 0 से यहां आगे जाएंगे, यहां भी 0 से 1 2 होगा। मान लीजिए 1 2 3 4 करते करते हम 15 आ गए, और यहां 1 2 3 4 करते करते यहां 15 आ गए। अब आप कहेंगे बताइए भैया यहां का समय बराबर कैसे हो गया? तो उसके लिए आपको मैं बताता हूं। मैंने कहा कि एक देशांतर 4 मिनट के बराबर होता है, तो आपने 15 देशांतर की दूरी अगर तय की तो 15 गुणे 4 बराबर 60 मिनट हो गया आपका। 60 मिनट मतलब 1 घंटा। ठीक है, 1 घंटा। और वही कंडीशन यहां भी हुई कि इसके बीच की समय कितने हो गए? 1 घंटा हो गया। अब यदि आप इस रेखा से आगे पूरब की ओर जाते हैं तो समय क्या होगा? बढ़ेगा। और अगर पश्चिम की तरफ आते हैं तो समय घटेगा। ये हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहां अगर मान लीजिए 12 बज रहा है तो इस वाले 15 पे 1 घंटा बढ़ जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा? 1 बजेगा। और इस वाले 15 पे 1 घंटा घट जाएगा, मतलब 11 बजेगा। ये आपको पता होना चाहिए। ओके भाई, तो ये देशांतर हो गया। ठीक है, तो इसी से समय का निर्धारण होता है। अब फिर से बात आई कि चलिए वो भी ठीक है, तो क्या हमारे भारत से केवल एक देशांतर जाता है? 68 अंश 7 मिनट से 97 अंश 25 मिनट के बीच में लगभग 30 देशांतर रेखाएं जाएंगी। तो हर समय हर जगह का समय बराबर कैसे हुआ? कैसे? यहां देखिए यह हमारा भारत है, यहां से लेकर के यहां तक के बीच में तमाम देशांतर रेखाएं होंगी भाई, है ना। सरक्रीक से वालांगू के बीच में कई सारी देशांतर रेखाएं होंगी। तो हम कैसे समय निर्धारित करेंगे? तो यह भी समझ लीजिए कि इसीलिए एक मानक समय रेखा बनाई जाती है हर देश में। उसी रेखा का समय हर जगह पे होगा। कहां होगा? हर जगह पे होगा। अगर हम बात करें कि यहां देखिए ये वाले और ये वाला हिस्सा 68 अंश 7 मिनट से 97 अंश 25 मिनट, इसके बीच लगभग अगर देखें तो 30 अंश देशांतर का अंतर आ रहा है। 30 अंश देशांतर, 30 अंश देशांतर का मतलब कितने मिनट हो जाएगा? 30 गुणे 4 बराबर 120 मिनट। 120 मिनट बराबर 2 घंटा। ठीक है, मतलब सरक्रीक में कितना होगा? इधर से इधर पूरब की तरफ जा रहे हैं ना, तो अगर सरक्रीक में 12 बज रहा है तो वालांगू में कितना बजेगा? 2 बजेगा। क्यों? पूरब जाने पे समय बढ़ गया। कितना? 2 घंटा बढ़ गया, है ना। तो अब कहेंगे यहां से यहां में 2 घंटे का अंतर आ रहा है, इसीलिए बीचों बीच एक रेखा खींच दी गई और कहा गया यही वाला जो देशांतर होगा यही जो है भारत का, पूरे भारत का समय निर्धारित करेगा। यही का समय पूरे भारत में माना जाएगा। तो कितना समय होगा भाई? देखिए, चलिए ध्यान से देखिए, जो हमारी मानक समय रेखा है वो कौन सी है? वो 82 अंश 30 मिनट, मतलब 82.5 अंश है। ये 82 अंश 30 मिनट या इसी को 82.5 अंश कहते हैं। कहां से गुजरती है? इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। ध्यान में रहे। अब यहां पर हम बात करते हैं भाई, यहां कहीं 0 होगा। ठीक है, 0 से 82.5 तक हम चले। अब यहां पे पूछता है कि बताइए जो जीएमटी है उससे भारत का समय कितना आगे या पीछे है? तो 82.5 की अगर हम बात करें, कितना है? 82 और आधा। ठीक है, ये देशांतर है। तो अगर हम आधे को अलग अभी कर लेते हैं, पहले 82 देशांतर को देखते हैं। तो 82 देशांतर में कितना समय लेगा? तो 82 गुणे 4 बराबर कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 और 8 चौक 32, 328 मिनट हो गया। ठीक है, 328 मिनट। अब ये आधा देशांतर है,
आधा देशांतर, एक देशांतर 4 मिनट, तो आधा देशांतर आप कहेंगे सर 2 मिनट, तो इसी में 2 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, 330 मिनट हो गया। अब 330 मिनट को आप घंटे में बदल लीजिए, 60 से भाग दे दीजिए, 6 पच्चे 30.3, तो 5 घंटा 30 मिनट मतलब 5.5 घंटा। यहां से यहां के बीच में कितने घंटे का अंतर, 5.5 घंटा। अब इंडिया का समय आगे होगा या पीछे, अगर यहां 12 बज रहा है तो इंडिया का समय कितना होगा, तो आप कहेंगे 5.5 जोड़ लेंगे, क्यों, क्योंकि ये पूरब की तरफ पड़ता है, पूर्वी देशांतर में पड़ता है, ये आपको पता है। तो 5.5 घंटा जोड़ेंगे तो यहां कितना बच जाएगा, यहां बच जाएगा 5.5 बज जाएगा। यहां 1 बज रहा होगा तो यहां 6.5 बज जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? चलिए, तो यही आपको समझना था। ठीक है, तो अब आप समय का निर्धारण करना समझ गए। अब अगर हम आगे बात करें, अब ये आपको रटना नहीं पड़ेगा कि कितना जो है समय 5.5 घंटा की 6.5 घंटा, कुछ नहीं रटना पड़ेगा। अब आगे देखते हैं, ये जो मानक समय रेखा ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 5 राज्य हैं। मैप आप इसीलिए याद करिए, बढ़िया से मैप आप लीजिए, सादा मैप लीजिए, उस पर राज्यों के नाम लिखना शुरू करिए एकदम अच्छे से, आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अगर इलाहाबाद से जा रहा है, प्रयागराज से होकर के जा रहा है, तो आपको पता है कि उत्तर प्रदेश होगा ही, उत्तर प्रदेश के नीचे आएंगे तो मध्य प्रदेश होगा, मध्य प्रदेश से नीचे छत्तीसगढ़ होगा। तो अब चाहे कर्क रेखा हो और चाहे ये वाली रेखा हो, ठीक है, 82.5 अंश, तो दोनों रेखाएं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों जगह से जाती हैं। तो ये आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ से सटे हुए इधर के दोनों, एक तो आपका हो गया उड़ीसा और एक हो गया आपका आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्य हैं जहां से होकर के ये 82.5 अंश आपकी जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको एकदम क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, चलिए, ये भी आप समझ गए। अब भारत की सीमा देखते हैं हम लोग। ठीक है, भारत की सीमा अगर हम भारत का मैप एक बार देखें तो भारत के मैप में हम देखेंगे कि ऊपर का जो हिस्सा अभी हमने देखा प्रायद्वीप है। ठीक है, तो एक हिस्सा किससे, स्थल से गिरा है, बाकी हिस्सा किससे, जल से गिरा है भाई। तो इसमें दोनों सीमाएं होंगी, स्थल की सीमा भी होगी और जल की सीमा भी होगी, जाहिर सी बात है। तो अगर हम देखें जो स्थल की सीमा यहां से यहां तक लगती है, ये आपकी स्थल की जो सीमा है भाई, इसकी लंबाई 15,200 किलोमीटर है। यहां से लेकर के यहां तक 15,200 किलोमीटर है। और अगर जलीय सीमा की लंबाई देखें तो फिर से वही बात आ गई, कौन सी, मुख्य भूमि की और संपूर्ण भारत की। मुख्य भूमि आपका यहीं तक होगा, संपूर्ण भारत में ये भी हो जाएगा और यहां लक्षद्वीप भी आ जाएगा। ठीक है, ओके है। आइए यहां फटाफट से हम लोग देखते हैं कि जलीय सीमा जो होगी, मुख्य भाग की अगर बात करें तो यहां से यहां तक, ठीक है, तो इसकी लंबाई है 6100 किलोमीटर। और जलीय भाग की अगर हम कुल जलीय भाग की बात करें तो इसमें कौन कौन जुड़ जाएगा, मुख्य भाग के साथ साथ लक्षद्वीप जुड़ गया और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जुड़ गया। तो ये हो गया संपूर्ण भारत या कुल भारत। तो इसमें कितना हो गया, 7516, 7516.6 किलोमीटर आपको मिल गया। अगर 7500 किलोमीटर तो भी आपका उत्तर वही सही हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब यहां पर एक मैं आपको चीज बता देता हूं, आपने चैनल पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है, चैनल। ठीक है, चैनल आपने पढ़ा और पूछता है प्रश्न कि बताओ ये चैनल कहां से होकर के जाता है। ठीक है, तो इसका एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कौन कौन से चैनल हैं, एक आपका 8 अंश है, एक 9 अंश है और एक 10 अंश है जो आपसे पूछता है। तो जाहिर सी बात है कि नीचे से जाएगा, क्योंकि नीचे जीरो अक्षांश है, तो यहां से ऊपर की तरफ 8, 9, 10 ऐसे जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पर कौन कौन से आते हैं, 3 आपके मिलते हैं। कौन कौन से, एक आपका है मालदीव, ठीक है, एक आपका है मिनिकॉय और एक आपका है लक्षद्वीप। ठीक, ये तो हो गया। अब मालदीव मिनिकॉय के बीच में एक चैनल है और मिनिकॉय लक्षद्वीप के बीच में एक चैनल है। अब आप कहेंगे चैनल क्या होता है, तो चैनल एक बहुत बड़ी जलराशि होती है जो दोनों तरफ से खुली होती है, जिसमें नौकायन या अन्य चीजें, व्यापार सब उसके माध्यम से किया जा सकता है। तो ये भी एक जल का क्षेत्र होता है। ठीक है, तो अब ये वाला जो हुआ ये 8 अंश हुआ, ये 9 अंश हुआ। अब 10 अंश कौन सा होता है,
अंडमान निकोबार में देखेंगे तो अंडमान निकोबार में आपका जो होता है, आपका कार निकोबार और लिटिल अंडमान के बीच में जो होता है वो 10 अंश होता है। ठीक है, कार निकोबार और लिटिल अंडमान, ऊपर अंडमान है नीचे निकोबार है, तो कार निकोबार और लिटिल अंडमान। अब यहां पे समस्या ये आती है कि आप भूलते बहुत हैं इसको, तो याद कैसे करना, आइए हम आपको सिखाते हैं। ठीक है, देखो ट्रिक है मामी से, ठीक है, लव कर ले। ठीक ठीक है भाई, लव मतलब प्रेम, तो अब इसको आप दूसरे अर्थ में मत ले जाइए, इसको आप ट्रिक के रूप में ही देखेंगे। तो ट्रिक के रूप में अगर हम देखते हैं तो कैसे है, देखिए सबसे पहले आपका है मां, मां से हो जाएगा मालदीव, मी से हो जाएगा मिनिकाय, क्या हो जाएगा, मिनिकाय। ठीक है, मालदीव मिनिकाय। ला से हो जाएगा लक्षद्वीप, क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप। और कर से हो जाएगा कार निकोबार, क्या हो जाएगा, कार निकोबार। और ला से हो जाएगा लिटिल अंडमान, क्या हो जाएगा, लिटिल अंडमान। ठीक है, ओके है। अब यहां पर कैसे आपको याद करना है, देखिए मालदीव और मिनिकाय पहले हुआ तो इसके बीच से एक रेखा गुजार दीजिए, उसके बाद मिनिकाय लक्षद्वीप हुआ, एक रेखा यहां से, ये सीधी होती हैं, फिलहाल मैंने यहां पे नाम ऐसे लिखा है इसलिए आपको बता रहा हूं। अब यहां पर एक बचा तो कार निकोबार और लिटिल अंडमान से गुजार दीजिए। पहला जो आपका गुजरा ये 8 अंश, ये 9 अंश और ये 10 अंश चैनल। ठीक है भाई, ट्रिक याद हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे जलीय सीमा वाले राज्य कौन कौन से हैं। देखिए जलीय सीमा और स्थलीय सीमा सब आपको समझना है। जलीय सीमा वाले अगर हम बात करें तो ये मुख्य भूमि वाले होंगे, तो 9 राज्य इसमें आते हैं मुख्य भूमि वाले में क्योंकि ये जो है आपके अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप ये केंद्र शासित प्रदेश हैं, मुख्य भूमि में नहीं आते हैं। 9 राज्य आपके कौन कौन से, अगर आपको नक्शा याद होगा तो आपको पता होगा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, ये आपका केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो 9 राज्य आपको एकदम दिमाग में रटे होने चाहिए। कौन कौन से हैं, चलो फटाफट से देखते हैं। पश्चिमी तट से शुरू करते हैं, गुजरात, उसके नीचे महाराष्ट्र, उसके नीचे छोटा सा गोवा, उसके नीचे की बात करें तो कर्नाटक, उसके नीचे आइए तो केरला, बगल में जाइए तो तमिलनाडु, उसके ऊपर जाइए तो आंध्र प्रदेश आएगा, उसके ऊपर जाइए तो उड़ीसा आएगा, उसके और बगल में जाइए तो पश्चिम बंगाल आपको मिलने वाला है। ठीक है, ऐसे ही एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए पूरा। अब इसमें सबसे ज्यादा लंबी रेखा अगर आप ऐसे नक्शा देखेंगे तो आपको कहां दिखेगा, आंध्र प्रदेश की नहीं, गुजरात की है, क्योंकि गुजरात में इस तरीके से क्रीक बहुत सारे बने हुए हैं ना, इसीलिए इसकी लंबाई बढ़ जाती है। इसको फैलाइए अगर तो ये आंध्र प्रदेश से लंबा होगा, तो आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पे आ जाता है, पहले पे आपका होता है गुजरात जो कि सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है, और सबसे कम अगर पूछ लेगा तो गोवा आपको लगा देना है। ठीक है, 4 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं जो अपना सीमा बनाते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, दमन दीव और दादरा नगर हवेली जो कि यहां पर आपको मिलेगा। ठीक है भाई, लक्षद्वीप जो कि यहां पर मिलेगा आपको, पुदुचेरी जो कि यहां पर आपको मिलेगा, और बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह वो आपने देख लिया है। ओके है, डन है, चलें आगे। चलिए अब यहां पर हम बात करेंगे स्थलीय सीमा की। ठीक है, जलीय सीमा देख लिया, स्थलीय सीमा जो मुख्य भूमि ही है, जान ही रहे हैं क्योंकि उसमें अलग से कुछ है नहीं। तो 15,200 किलोमीटर की सीमा बनती है, कितने देशों से, तो 7 देशों से बनती है। अब यहां पर 2 चीजें हैं, एक सीमावर्ती देश है और एक पड़ोसी देश है। सीमावर्ती देश और पड़ोसी देश में अंतर क्या है, जैसे मान लीजिए आपका घर है, ठीक है, आपके घर से सटा हुआ ये आपकी दीवार, ये बगल में एक घर की दीवार, इधर एक दीवार, पीछे से एक दीवार, तो ये जो सटे हुए घर हैं वो क्या होंगे, वो सीमावर्ती होंगे। और कुछ घर ऐसे होंगे जो बगल वाले घर के बगल में होंगे, या आपके घर के सामने एक गली गई है उसके उस पार वाला जो घर होगा वो आपका पड़ोसी घर होगा ना। भले आपसे सटा नहीं है, थोड़ी दूर पे है, लेकिन पड़ोसी तो हुआ। तो बिल्कुल वही है, जो सटे हुए वो सीमावर्ती हो जाएंगे, सीमा साझा करने वाले, और जो सटे नहीं हैं, थोड़ा सा दूर हैं, वो पड़ोसी देश होंगे। तो जो सटे हैं वो भी पड़ोसी देश में आएंगे, जो नहीं सटे हैं बगल में है वो भी पड़ोसी देश में आएंगे, लेकिन सीमावर्ती में केवल सटे वाले आएंगे। कौन कौन से आएंगे, तो चलिए मैप के माध्यम से ही हम लोग देखेंगे। एक तो ये आपका पाकिस्तान, इमरान चाचा वाला, ठीक है। दूसरा आपका हो गया अफगानिस्तान, क्या हो गया, अफगानिस्तान।
तीसरा आपका यहां हो गया चीन, ठीक है, चौथा यहां हो गया नेपाल, पांचवा यहां हुआ भूटान, छठवां यहां देखिए जो आपका पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य हैं जिन्हें हम सेवन सिस्टर के नाम से जानते हैं, ये हो गया म्यांमार, उनसे लगता है। एक के बीच में बांग्लादेश हो गया, और यहां पर माफ कीजिए यही आपके हैं, ये आपके जो सीमा सटने वाले देश हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 ऐसे देश हैं जो अपनी सीमा साझा करते हैं भारत के साथ में, ठीक है भाई, ओके है। ये आपके होंगे जो सीमा साझा करने वाले या सीमावर्ती देश होंगे। सबसे ज्यादा कौन साझा करता है, तो फिर वही गुजरात जैसी स्थिति है इसकी। भले देखने में आपको पाकिस्तान यहां से यहां तक लग रहा है, लेकिन ये जो बांग्लादेश है ये देखिए कितना टेढ़ा मेढ़ा है, ये सबसे ज्यादा लंबा हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो 4096 किलोमीटर सबसे लंबी सीमा बनाता है। सबसे कम यहां पर जो आपका बनाता है अफगानिस्तान 106 किलोमीटर की, ठीक है। याद रहेगा भाई। अब आज की क्लास में हम ये नहीं पढ़ेंगे कि पाकिस्तान कितने राज्यों से बनाता है, अफगानिस्तान कितने से बनाता है, चीन कितने से बनाता है, ये नहीं पढ़ेंगे आज की क्लास में। आगे अगर हम पड़ोसी देश की बात करें तो इन्हीं में 2 और जोड़ दीजिए, ठीक है। ये पूरा नोट करके इसमें 2 और, श्रीलंका और मालदीव, ये श्रीलंका और यहां पे है मालदीव, तो इसको आप और 2 बढ़ा लेंगे तो ये पड़ोसी देश हो जाएंगे, ओके है। पड़ोसी देश भी आपको समझ में आ गया। अब यहां पर जो है एक चीज और यही समझ लीजिए आप कि जो भारत और पाकिस्तान से सीमा बनती है ये वाली, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, भारत पाकिस्तान के जो बीच की सीमा होती है उसे हम कहते हैं रेड क्लिफ। क्या कहते हैं, रेड क्लिफ कहते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच। चलिए यहां देखिए, ये आपका भारत है, ठीक है, भारत और पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान, भारत और चीन। तो ये वाली जो है ये रेड क्लिफ है जो पाकिस्तान के साथ बनती है। अफगानिस्तान के साथ कौन सी, डूरंड, कौन सी लाइन थी, डूरंड, ठीक है। लेकिन अब अफगानिस्तान के साथ नहीं बनती है क्योंकि अब ये पाकिस्तान भारत से अलग हो गया। 1896 में ये लाइन बनाई गई थी, लेकिन अब जब भारत से पाकिस्तान अलग हो चुका है, पहले भारत में लगा था तो ये वाली रेखा डूरंड हो गई थी, लेकिन जब अब ये अलग हो गया तो अब ये रेखा पाकिस्तान के साथ लगने लगी, तो अब पाकिस्तान के साथ सीमा हो गया वो। और भारत चीन के साथ कौन सा है, मैक मोहन, क्या है, मैक मोहन, ठीक है। तो ये 3 अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं जो आपको याद होनी चाहिए। तो आज की क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आपको एकदम अच्छे से समझ में आई होगी। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आपकी क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो अगर क्लास पसंद आई हो तो अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।